आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन पर भारत का दबाव कामयाब हुआ है। गलवान में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। 22 जून को चीन के मोल्डो इलाके में भारत और चीन की सेना के कोर कमांडर स्तर के अफसरों की 11 घंटे तक बातचीत हुई थी, जिसमें भारत चीन पर दबाव बनाने में कामयाब हुआ और चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई। तो दोनों देशों की सेना में पीछे हटने पर सहमति बनी है। ये एक बड़ी जीत एक तरह से भारत की, क्योंकि भारत के दबाव के आगे झुक गया है चीन। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से अपडेट के लिए जुड़े हैं, साथ ही लगातार लद्दाख में क्या कुछ हो रहा है श्रीनगर से जानकारियां देने के लिए रिफत अब्दुल्ला जुड़े हुए हैं। संदीप, ये सहमति क्या बताती है? चीन किस तरह से अपनी जो रणनीति थी उसको कमजोर करता हुआ और भारत अपनी कूटनीति को मजबूत करता हुआ नजर आया इस मसले पर? बिल्कुल, देखिए, भारत ने तो अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था कि वो 1 इंच भी ज़मीन पीछे नहीं हटेंगे हमारी से, और चीन जो कि हमारी ज़मीन पे आके बैठा है उसको जाना पड़ेगा। भारत ने जितनी भी बैठक हुई, जितनी भी बार, चाहे 2 बार कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई है और उससे पहले जो ब्रिगेडियर लेवल की, मेजर लेवल की, मेजर जनरल लेवल की उनकी बैठकों में भारत ने अपना पक्ष साफ रखा है कि ये हमारी ज़मीन है और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। लगातार दबाव बनाया जा रहा था। 6 जून को एक पहली बार जो दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, उस बातचीत में भी ये माना गया था, ये सहमति बनी थी कि दोनों देश जो है उन ऐसे इलाके में जहाँ से कि चीन ने जो है अपना बिल्डअप किया था, फौजें बढ़ाई थी, हमारे एरिया में आया था, वहाँ से उसको जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से 15 तारीख को डिसएंगेजमेंट के वक्त ये घटना घटी और वहाँ पे जो है खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कि दोनों देश की सेनाओं में काफ़ी जो है नुकसान पहुँचा, तो उसके बाद से जो है लग रहा था कि इसका रास्ता निकलेगा तो कैसे निकलेगा। लेकिन फिर दोबारा से बातचीत शुरू हुई और मज़ेदार बात यह है कि दोनों बार बातचीत, 6 तारीख को जो हुई थी बातचीत कोर कमांडर लेवल की, और जो कल हुई है, उस दोनों बातचीत को चीन की तरफ से कहा गया था कि वो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि चीन को शायद लगने लगा था कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, भारत अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अडिग है, वो पीछे नहीं हटने वाला। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए चीन जो है वो जाहिर सी बात है कि हमारे से बात करना चाहता था, और उसी मद्देनज़र जो बातचीत हुई, इस बातचीत में अमूमन ये भी इस चीज़ को लेकर भी चर्चा हुई कि डिसएंगेजमेंट के दौरान जिस तरीके से गलवान में बवाल हुआ और वहाँ पर जो खूनी संघर्ष हुआ, आगे जो भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होगा उसमें किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति ना आने दी जाए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है कि लोकल कमांडर लेवल के पास जो के अधिकारी जो हैं उनके पास इस बात का अधिकार होगा कि जो अब तक नीति चली आई थी, जो ट्रीटी थी दोनों देशों के बीच सेना की, कि कभी भी जो भी कोई कैसी भी स्थिति हो जाए हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से गलवान में स्थितियाँ बनी, उसके बाद ये मैसेज दिया गया सेना को कि वो जो आप ट्रीटी की बात कर रहे हैं, वो 6 जून से जो 22 जून कल तक की जो तारीख गई है, उसके बीच एक तारीख आई 15 जून, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। ऐसे में रिफत, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो बातचीत अभी कमांडर स्तर की हुई है, जिस पर चीन को झुकना पड़ा है, चीन पीछे हटने को लेकर तैयार हुआ है, क्या हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम चीन की सभी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए प्रीति, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अगर चीन ने माना है कि वो पीछे हटेंगे, क्या वो प्रैक्टिकली पीछे हटेंगे? क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां तक वो आ चुके हैं, जिस तरीके से हम पहले भी कह चुके हैं कि उनकी इंच गेनिंग पॉलिसी है, यानी कि 10 इंच अंदर आओ, 5 वापस जाओ, 5 पे जो है कब्जा करो, क्या कहीं ऐसी पॉलिसी उनकी तो नहीं है? और देखना पड़ेगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या जो अप्रैल की पोजीशन है क्या वो रेस्टोर की जाएगी, क्योंकि वो तो लोकल लेवल पे वहां पे देखना होगा। जिस तरीके से कोशिश की गई थी, वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर जिन पे हमला किया गया, उन्होंने यही कोशिश की थी जानने की कि जो उससे पहले एक दिन मीटिंग हुई थी, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि वहां पे ये कहा गया था कि चाइनीज आर्मी जो है पीछे हटेगी। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ, तो उसका साफ मान्य था कि जो एक दिन पहले मीटिंग हुई थी या 6 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उस पे कोई जो है नताइज सामने नहीं आए और उस पे उन्होंने अमल नहीं किया था। तो ये कह पाना कि अभी क्या वो वाकई हटेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने मान लिया है कि वो वापस जाएंगे, क्या वो जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अब आर्मी चीफ वहां पहुंच रहे हैं और वहां पे हालात का जायजा लेंगे, वो काफी चीजों पे गंभीरता के साथ सोचेंगे और लोकल जो कमांडर्स हैं या लोकल जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, एक तो उनसे बात करेंगे और दूसरा कोर कमांडर जो वहां पे बैठते हैं उनसे भी बात करेंगे। और खास बात इसमें यह है प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोकल लेवल पे एम्पावर किया जाएगा कमांडिंग ऑफिसर को या ब्रिगेडियर का या मेजर जनरल को या जीओसी को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां ऑन स्पॉट फैसला लिया जा सकता है। अगर वहां
वहां पे चाहे कैप्टन भी हो या मेजर हो, वो ये समझ सकता है कि चाइनीज आर्मी आगे आ रही है, इसको रोकना है। इतना हो तो सकता है कि जो मैं आप दोनों की बातों से समझ पाई हूं ये कि चीन जितना हल्के में लेने को सोच रहा था भारत की तैयारियों को, वो तैयारियां ही एक इशारा है चीन के लिए कि उसने अपनी नीति में बदलाव करने के बारे में सोचा है। लेकिन ये सोच हकीकत में कितनी अमल में आती है ये हमें देखना होगा। लेकिन अगर जो भी स्थितियां होती हैं, भारत तैयार है। आर्मी चीफ का दौरा है वहां पर लेह में और इस दौरे पर लगातार रिफत नजर बनाए हुए हैं। अपडेट के लिए रिफत आपका हम रुख करेंगे और संदीप आपके पास तो हम आते ही रहेंगे। इधर गलवान में चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद सेना में चीन के खिलाफ बने माहौल के मद्देनजर सरकार ने चीन के साथ कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। भारत ने RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर वो निकल गया है। इस पार्टनरशिप में चीन समेत इस सिलसिले में सरकार ने 12 जून से चीन में बने कई सामान पर आयात पर पाबंदी लगाई है। इस फैसले के बाद कृषि, डेयरी और MSME जैसे क्षेत्रों को चीन से सस्ते आयातित उत्पादों से बचाव में मदद मिलेगी। इसके तहत चप्पल, खिलौने और फर्नीचर जैसे सामान पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। और इधर गलवान घाटी में LAC पर चल रही तनातनी के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्री की बैठक चल रही है। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। RIC डायलॉग के तहत तीनों देश बैठक कर रहे हैं, जिसके लिए भारत ने रूस का शुक्रिया किया है। और इस बीच खबर ये कि LAC पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंच गए हैं। सेना प्रमुख नरवणे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा और मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। नरवणे भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की समीक्षा भी करेंगे। और इधर LAC पर चीन से विवाद के बाद अब भारतीय वायुसेना लद्दाख के पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लेह में आसमान से पूरे इलाके पर निगरानी रखते नजर आ रहे हैं। ये जरूरी है मैसेज देना चीन को और भारत की तरफ नजर उठाकर देखने वाले किसी भी मुल्क को कि हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको जिस तरह के संबंध रखने हैं वो आप तय कर लीजिए, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं, जिसकी सबूत देती हुई ये तस्वीरें आ रही हैं। इधर खबर यह है कि देश में कोरोना की ड्यूटी और अलग अलग जगहों पर तैनात ITBP के जवानों को अब LAC पर भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ITBP के कुल 50 कंपनियों को LAC पर भेजा जाएगा। सीमा पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने के लिए ITBP की कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इससे पहले ITBP की 15 कंपनियों जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात थी, उन्हें पहले ही लद्दाख भेजा जा चुका है। और LAC पर हुई झड़प को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन को बेनकाब करने वाली एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन के जनरल ने 15 जून को भारतीय सैनिकों पर हमले का निर्देश दिया था। तो LAC पर 15 जून को जो कुछ हुआ, इसका आदेश चीन के जनरल के द्वारा दिया गया था। ये हम नहीं कह रहे, जो जानकारियां अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से आ रही हैं वो बता रहे हैं, जिसमें उनके मुताबिक चीन के जनरल ने 15 जून को भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था और इस हमले के तहत हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। और आज की एक और अहम खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में रूस के सेना अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही राजनाथ सिंह मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह के अवसर पर कल होने वाली विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शिरकत वो करेंगे। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। विक्ट्री डे के अलावा भी क्यों जरूरी है रक्षा मंत्री का ये रूस दौरा, आपको बता देते हैं। रूस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी चर्चा करेंगे। रूस और भारत के बीच अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत पहली किस्त के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए भी दे चुका है। समझौते के मुताबिक S-400 की पहली खेप
इसी साल भारत आएगी। S-400 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 380 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। S-400 पलक झपकते ही लड़ाकू विमान, जासूसी विमान, मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक कर सकता है। ये एक बार में दुश्मन पर एक साथ 36 प्रहार कर सकता है। इसके मिसाइल सिस्टम में 12 लॉन्चर हैं। ये दुश्मन की मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर सकता है। S-400 को बनाने वाली टीम का दावा है कि चीन और पाकिस्तान की 36 न्यूक्लियर मिसाइलों को एक साथ संभाल सकता है। ये 400 किलोमीटर की दूरी से आ रही मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। और इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन के विवाद पर पार्टी नेताओं से बात की। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई है कि समझबूझ भरी कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व के जरिए भारत की जमीन की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मिलेगी। ये इस वक्त CWC की जो बैठक हुई उसके दौरान जो खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन के विवाद पर पार्टी नेताओं से बात की है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 5 MLC जेडीयू में शामिल हो गए हैं। MLC संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने जेडीयू का दामन थामा है। जेडीयू ने सभी 5 MLC का स्वागत किया है और कहा है कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। नीतीश जी को 15 साल विकास किए हैं। हाँ, उससे प्रभावित होकर हम आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। इस्तीफा भी दे दिया है, सत्यापन भी हो गया है, उनसे बात भी हो गई है, सब लिखित रूप से सामने सिग्नेचर भी करा लिए हैं। उनके सिग्नेचर को वो जो शपथ ग्रहण होता है उससे मिला भी लिए हैं। उनका रोल उपस्थिति पंजी जो होती है उससे भी मिला लिए हैं। 5 आदमी हैं इसमें। संजय प्रसाद जी, श्री राधाचरण साहब, श्री दिलीप राय, मोहम्मद कमर आलम और रणविजय कुमार सिंह। तो आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा झटका इस लिहाज से समझा जा सकता है कि बिहार में चुनाव है और आरजेडी के ही 5 MLC जेडीयू में शामिल हो गए हैं। MLC संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने जेडीयू का दामन थामा है और साथ ही वो सीधे तौर पर खुलकर अब ताल ठोकते हुए दिखा रहे हैं कि वो तो जेडीयू के साथ हैं। और ये जेडीयू ने सभी 5 MLCs का स्वागत भी कर दिया और कहा है कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आरजेडी कमजोर होगी और जेडीयू मजबूत होगी तो चुनाव के नतीजे भी बहुत बदल सकते हैं। तो सीधा मतलब ये है कि ये आरजेडी में एक बड़ी सेंध के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बीच आरजेडी के लिए एक और बुरी खबर यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने से रघुवंश प्रसाद नाराज हैं। तो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी रघुवंश प्रसाद कहे जाते हैं और अगर वो इस तरह से इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले MLCs 5 जिनकी संख्या, उनको पार्टी छोड़ देना, फिर वो जेडीयू में उनका शामिल होना, रघुवंश प्रसाद की आरजेडी से नाराजगी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ये जानकारी है कि रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने से रघुवंश प्रसाद नाराज चल रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की नाराजगी बहुत भारी साबित हो सकती है आरजेडी को। तो अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शंस आते हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, क्या इसमें भी राजनीति जमकर होती है या फिर किसी और तरह की दूसरी बयानबाजियां सामने आती है। मुंबई के उत्तरी इलाके से करीब 70 कोरोना मरीज लापता होने की खबर है। बीएमसी ने लापता हुए कोरोना मरीजों की तलाश के लिए मुंबई पुलिस से मदद मांगी है। बीएमसी अब पूरे मुंबई के लापता मरीजों की लिस्ट तैयार कर रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में अब कोरोना के लापता मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। तो मुंबई से लापता हुए 70 कोरोना मरीज, अब बता दीजिए कि ये लापता हुए तो हुए कैसे और इसमें सीधे तौर पर लापरवाही किसकी है। पुलिस जरूर तलाश में लगी है। जो संबंधित वार्ड ऑफिसर्स बीएमसी के और पुलिस, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत
जितने भी लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है उन्हें ट्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लिस्ट है ये पुलिस के साथ शेयर की जा चुकी है और इस लिस्ट के अंतर्गत जो भी लोग हैं उन्हें ट्रेस करके उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बारे में बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और इधर देश की ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,35,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 62,655 है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 60,087 है। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। और इसके साथ ही कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया भी बेहाल है। दुनिया के 188 मुल्क इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 23,11,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 11,06,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,91,000 के पार पहुंची। और चौथे नंबर पर है भारत, जहां मरीजों का आंकड़ा 4,40,000 के पार हो गया है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। और आइए भारत के कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,40,215 हो चुका है। वहीं इनमें 2,48,190 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 14,011 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,78,014 एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90,79,452 पहुंच चुका है, जिनमें 45,13,310 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,71,754 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 40,94,388 एक्टिव केस हैं। इन तमाम खबरों के बीच एक बहुत पॉजिटिव खबर है। इस पॉजिटिव खबर को सुनकर आप लोगों को बहुत सुकून पहुंचेगा। वो खबर क्या है आपको बताते हैं। कोरोना संकट के बीच योग गुरु रामदेव ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। रामदेव के मुताबिक कोरोनिल नाम की ये दवा पतंजलि योगपीठ की लैब में जड़ी बूटियों की मदद से तैयार की गई है। कोरोनिल नाम की इस दवा को रामदेव, बालकृष्ण और NIMS जयपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने बाजार में लॉन्च करने का ऐलान किया। रामदेव ने बताया कि कोरोना की ये दवा एक हफ्ते के अंदर पतंजलि के सभी स्टोर पर मिलने लगेगी। जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। तो स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोनिल दवा को जड़ी बूटियों से बनाया गया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही इसे बाजार में लाने का फैसला हुआ है। रामदेव ने दावा किया है कि कोरोना के 280 मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया और सब के सब एक हफ्ते में ठीक हो गए। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया
और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। 100 लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। तो सभी को उम्मीद है कि ये दावा सच साबित हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस खबर के सुनने के बाद भी बहुत सुकून पहुंचा है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इधर भारत नेपाल सीमा पर भारत के निर्माण कार्य में नेपाल ने अड़ंगा डाला है। नेपाल बिहार में पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआबारी में ललक बकैया नदी पर छोटे बांध बनाने के काम में रुकावटें पैदा कर रहा था और नेपाल सरकार ने नो मैंस लैंड बताते हुए छोटे बांध बनाने में अड़ंगा डाला था। बताया जा रहा है कि अगर बांध की मरम्मत नहीं की गई तो बिहार के चंपारण के कई इलाके बाढ़ में डूब जाएंगे। और इसी के संबंध में नीतीश सरकार ने नेपाल सीमा पर पूर्वी चंपारण जिले के बलुआ गुआबारी इलाके में बांध मरम्मती के चल रहे काम को नेपाल सरकार ने रोक दिया है और हम अभी मौजूद हैं उसी बांध पर। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सब कुछ तैयारी किया हुआ था, काम चल रहा था इस पर, लेकिन नेपाल सरकार के अधिकारी पहुंचे और काम को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। यह बांध जो है वो लाल बकिया नदी के बिल्कुल किनारे पर है और जब भी बारिश में यहाँ पर पानी आता है तो इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2017 में यह बांध पूरी तरह से टूट गया था और उसके बाद मरम्मती का काम चल रहा था और इसी दौरान अधिकारी पहुँचे और काम को पूरी तरह से बंद करा दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये नो मैंस लैंड का इलाका है सामने, जहाँ पर भारत लिखा हुआ है और पिलर नंबर 346/5 है और बीच का जो ये जगह है ये नो मैंस लैंड है। लेकिन नेपाल के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो ये काम चल रहा है ये नो मैंस लैंड में है, इसलिए इसको पूरी तरह से बंद करा दिया गया है और अगर बारिश शुरू हो गई तो इस इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और इधर खबर ये आ रही कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में नेपाल की ओर से बांध की मरम्मत के काम में रुकावट पैदा करने के मुद्दे पर चर्चा होगी और इस बैठक में राज्य के जल संसाधन मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। तो इस नदी पर बांध बनाने और उसकी मरम्मत को लेकर लगातार नेपाल अड़ंगा डालता हुआ सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है नेपाल की तरफ से कि नो मैंस लैंड है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इसी के तहत बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के बारे में ये जानकारी है कि नेपाल की ओर से बांध की मरम्मत के काम में रुकावट पैदा करने के मुद्दे पर इसमें चर्चा होगी और इस बैठक में राज्य के जल संसाधन मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। सीबीएसई की परीक्षा पर सरकार कल शाम तक कोई फैसला ले सकती है। सरकार को तय करना है कि बची हुई परीक्षाएं जुलाई में होंगी या बिना परीक्षा के ही प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर पास किया जाएगा। सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चर्चा चल रही है, बुधवार शाम तक फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है।
तो ये इस वक्त उन तमाम बच्चों के लिए जो लगातार परेशान हैं कि उनकी परीक्षाएं कब होगी, उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सीबीएसई की परीक्षा पर सरकार कल फैसला ले सकती है। जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको जुलाई महीने में कराया जाए या फिर जो उससे पहले एग्जाम्स हुए थे उसके आधार पर ही बच्चों को मार्किंग दी जाए। इन तमाम बातों पर विचार किया जा सकता है, जिस पर सरकार कल फैसला ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी ये जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग हुई थी, जिस पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। ये एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीबीएसई की परीक्षा पर सरकार कल फैसला ले सकती है।